नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का रेनबो गुरु परिवार में। करो तैयारी जीत की। ऑल इंडिया जीके टेस्ट नंबर 45 में मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना ऑल इंडिया जीके टेस्ट नंबर 45, जो रोज रात 8:30 बजे रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर चलता है। तो सभी विद्यार्थी आप जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज की क्लास का सवाल नंबर पहला मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, जल्दी से सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। और सवाल नंबर पहला कहता है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात डैश 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 द्वारा अनुमानित किया जाता है। जो बीपीएल लोग होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, उन लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? गरीबी सूचकांक, लोगों की संख्या के अनुपात, गरीबी रेखा से नीचे, या विसमूहन सूचक। बताइएगा सभी विद्यार्थी, किसके द्वारा बीपीएल के लोगों का अनुपात पता लगाया जाता है? तो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा। इस सवाल का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमान लगाया जाता है। आइए सवाल नंबर 2 की ओर। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है? की मंत्री वर्तमान में कौन है? सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। जल्दी जल्दी अपने सही जवाब देने शुरू करिए। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? मेनका गांधी, नजमा हेपतुल्ला, स्मृति ईरानी या उमा भारती? बताइएगा जल्दी से। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री है वो कौन है? सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को वेरी गुड इवनिंग। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है? चलिए, तो स्मृति ईरानी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्मृति ईरानी। आइए जल्दी से सवाल नंबर 3। वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे? बताइए जल्दी से। वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे? महात्मा गांधी, सी आर दास, लाला लाजपत राय या डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू? बताइए जल्दी से, किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 रविवार वाले दिन, बैसाखी का त्योहार था, लोग इकट्ठे हुए थे। सवाल नंबर 4। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी? आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की शुरुआत या स्थापना की गई? 1951, 1966, 1950 या फिर 1947? सभी विद्यार्थी अपना सही उत्तर कमेंट करिएगा। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? तो 1966 में। 1966 में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, 1966। आइए सवाल नंबर 5 की ओर। प्रत्यवस्फीति का क्या अर्थ होता है? ये एक शब्द है, सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से पढ़ेंगे। प्रत्यवस्फीति का क्या मतलब होता है? देखिए, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि, यानी कीमत में वृद्धि हो जाती है किसी चीज की, जो अक्सर धन या ऋण की आपूर्ति में कमी की वजह से होती है। देखो, चीजों को समझिए, समझिए चीजों को। दूसरा ऑप्शन है सामान्य कीमत स्तर में गिरावट, जो अक्सर धन या ऋण की आपूर्ति की कमी की वजह से होती है। सी ऑप्शन सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण या फिर मुद्रास्फीति दर में कमी। तो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, ये जो प्रत्यवस्फीति होती है ना, इसका मतलब होता है
सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति की सुविचारित व्युत्क्रमण। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आइए सवाल नंबर 6 की ओर। छठा सवाल कहता है, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? स्वेज नहर, कील नहर, बाल्टिक सागर नहर या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। हिंद महासागर भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है किसके माध्यम से? तो बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका सुएज नहर हो जाएगा। याद रखिएगा, सुएज नहर इस सवाल का बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। आइए सवाल नंबर 7 की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, अनुच्छेद 80 ए के अनुसार, 80 का ए या 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। यानी राज्यसभा बनती है किससे? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य है, और दूसरा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। जल्दी बताइए, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। बताइए जल्दी से इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर दोनों, 1 और 2 दोनों, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि होते हैं। तो 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ था? निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ में जुड़ा हुआ था? बताइए जल्दी से। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, मेधा पाटकर या विनोबा भावे? बताइए कौन जुड़ा हुआ था चिपको आंदोलन के साथ? 2 लोग हैं इनमें से जो जुड़े हुए थे, याद रखिएगा। बताओ जल्दी से। जल्दी बताइएगा। तो याद रखिएगा, चिपको आंदोलन से चिपको आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ था? तो याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। क्या याद रखेंगे? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ये दोनों के दोनों जुड़े हुए थे। इस सवाल का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1 और 2। याद रखिएगा, शुरू के दोनों जुड़े हुए थे। सवाल नंबर 9। भारत के पहले कवि के रूप में किसे माना जाता है? किसे श्रद्धेय माना जाता है? भारत के पहले कवि के रूप में किसे माना जाता है? बताइए जल्दी से। सही जवाब वेद व्यास, वाल्मीकि, तोलकप्पियर या सरहपा? सही जवाब जल्दी से दीजिए अपना। भारत के पहले कवि के रूप में किसे माना जाता है? तो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, इस सवाल का सही जवाब आपका वाल्मीकि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन, पहले कवि वाल्मीकि भारत के। सवाल नंबर 10। कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बताइए। बाजार एवं मेले, वन्य पशु और पक्षी, वन्य पशु और पक्षी संरक्षण, विवाह और तलाक, राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नजरबंदी। बताइए कौन सा इसमें से राज्य सूची के अंतर्गत आता है? जल्दी से सही जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा, बाजार एवं मेले। क्या आएगा बच्चे?
बाजार और मेले इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए सवाल नंबर 11 की ओर। प्रारंभ में संघ सूची में कुल कितने विषय थे? बताइए जल्दी से। प्रारंभ में संघ सूची में कुल कितने विषय थे? सभी लोग अपना सही जवाब कमेंट करिए। प्रारंभ में संघ सूची में कुल कितने विषय थे? 66, 100, 97, 86। प्रारंभ में संघ सूची में कुल कितने विषय थे? 66, 100, 97 या 86? तो सभी विद्यार्थी नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। याद रखिए, संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 हैं। संघ सूची में अगर पहले की बात करें तो 97 विषय थे, लेकिन अब 100 हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, 66, लेकिन अब 61 है। अब 61 है। और समवर्ती सूची में 47 थे, अब 52 हो गए हैं। तो तीनों याद रखिए, संघ सूची में 97 से 100 हो गए हैं, राज्य सूची में 66 से 61 हो गए हैं, और समवर्ती सूची में 47 से 52 हो गए हैं। सभी याद रखिएगा। आइए सवाल नंबर 12। अभी देखो, इस 12वें सवाल में बहुत सारी नॉलेज है आपके लिए। राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है? एक एक को ध्यान से पढ़ते रहिए। 5 कथन मैं आपके लिए बनाकर लेकर आया हूं। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं, इनमें से कौन सा एक गलत है? ए बी सी डी ई 5 लेकर आया हूं, पांचों को ध्यान से पढ़िए। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है, कानून के बराबर ही काम करता है वो अध्यादेश जो होता है। ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। बी ऑप्शन, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन, अध्यादेश को दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में ना होने के दौरान जारी किया जा सकता है। समझ गए बच्चे? फिर पढ़ देता हूं। अध्यादेश को दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में ना होने के दौरान जारी किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन है, राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस नहीं ले सकता। इस सवाल का करेक्ट आंसर अभी ई और पढ़ लो। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना चाहिए, यह भी सही है। देखो, डी ऑप्शन इसमें गड़बड़ है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, इसमें मैंने लिख दिया नहीं ले सकता। तो सभी के सभी सही हैं। डी भी सही होता, इसका उत्तर होता सभी सही है। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, वापस ले सकता है, इसमें लिखा हुआ है नहीं ले सकता। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत है। सवाल नंबर 13। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्निर्माण अधिनियम कब लागू किया गया? भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्निर्माण अधिनियम कब लागू किया गया? बताइए जल्दी से, कब लागू किया गया? जल्दी बताइए, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्निर्माण अधिनियम कब लागू किया गया? देखिए, ये अधिनियम आया था 2013 में, लेकिन लागू किया गया 2014 में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। आइए सवाल नंबर 14। निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? बताइए जल्दी, किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? जल्दी बताइए कमेंट करके, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, वायु, धूप, मृदा जल या मृदा? वायु, धूप, मृदा जल या फिर मृदा? बताइए किसके द्वारा पौधे प्राप्त करते हैं? तो मृदा जल के, मिट्टी में जो जल होता है उसी से तो प्राप्त करते हैं। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 15 की ओर। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 क के डैश में निहित है। जो नीति निदेशक सिद्धांत है वो संविधान के भाग 4 क में है, सभी जानते हैं। लेकिन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 52 से 61, 25 से 35, 36 से 51 या 18 से 24? सभी विद्यार्थी कम से कम इस सवाल का तो जवाब बिल्कुल सही सही दे दीजिए जल्दी से। और सभी विद्यार्थियों को एडवांस में दीपावली की हार्दिक बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। आप दिल से मेहनत करिए और बने रहिए रेनबो गुरु के साथ। करो तैयारी जीत की। तो बच्चे 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51, आर्टिकल 36 टू 51 इसी से रिलेटेड है। आइए सवाल नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा टैक्स है जिसकी वसूली केवल स्टेट कर सकता है, राज्य कर सकता है? ऐसा कौन सा टैक्स है बताइए। व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर। ध्यान से पढ़ना भाई, मैं फिर बता देता हूं। व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर, सीमा शुल्क, आयकर पर अधिभार या भूमि राजस्व? बताइए किस पर, बताइए जल्दी से। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, भूमि राजस्व। सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, भूमि राजस्व इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चे, भूमि राजस्व। आइए सवाल नंबर 17 की ओर। फिर से बहुत सारी जानकारी लेकर आया हूं। देखिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में कौन सा सही है? जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो सारी इंफॉर्मेशन है, पूरा पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 17 देखिए, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है उसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। बिल्कुल करेक्ट है, आर्टिकल 61 इसी से संबंधित है। अनुच्छेद 61 में ही महाभियोग की प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप सदन का कोई सदन जिसमें कुल सदस्य कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित कर लगाएगा। यानी जो भी सदन इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएगा कम से कम 2/3 का बहुमत होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है तीसरा ऑप्शन। अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा जिसमें राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का अधिकार होगा। यानी दूसरा सदन उसकी जांच कराएगा जिसमें राष्ट्रपति भी उपस्थित होगा। बिल्कुल करेक्ट है चौथा ऑप्शन। आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है आरोप का अन्वेषण जो होता है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही है ये भी। और पांचवा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग एकमात्र आधार है जो उन पर संविधान के उल्लंघन पर लगाया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। यानी राष्ट्रपति पर अगर संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करते हैं राष्ट्रपति महोदय तो ही उन पर लगाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही है। आइए सवाल नंबर 19 की ओर। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई जिसे आज क्या कहा जाता है? बताइए। संविधान सभागृह में हुई थी पहली बैठक जिसे आज क्या कहा जाता है? राज्यसभा कक्ष, पुस्तकालय भवन, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष या फिर लोकसभा कक्ष? जल्दी बताइए क्या कहा जाता है। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। याद है ना आप लोगों के? बताइएगा। तो इसे आज संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहते हैं, याद रखिएगा। और इसी कक्ष में अंग्रेजों ने भारतीयों को सत्ता दी थी। इसी कमरे में, इसी कक्ष में अंग्रेजों ने भारतीयों को सत्ता सौंपी थी। ठीक है जी। तो संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। सवाल नंबर 19। संविधान सभा ने कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था?
बताइए ऐसा कब हुआ? संविधान सभा ने कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया? 11 दिसंबर, 10 दिसंबर, 9 दिसंबर या 12 दिसंबर? सन तो वही है 1946। तारीख बताइए। ये कई सारी तारीख है, तारीख पे तारीख। बताओ कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे? सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक ना किया हो। सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास को लाइक करिएगा। तो बिल्कुल 11 दिसंबर 1946 को। कब बच्चे? 11 दिसंबर 1946 को बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए सवाल नंबर 20 की ओर। 11 दिसंबर को याद रखिएगा। और पहली बैठक 9 दिसंबर को, यह भी याद रखिएगा। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है, हिंदी में इसका क्या मतलब होता है? लोकपाल एक संस्कृत शब्द है, हिंदी में इसका क्या अर्थ होता है? लोगों की देखभाल करने वाला, दुनिया के न्यायाधीश, नागरिकों की पसंद या लोगों द्वारा नियुक्त? तो याद रखिएगा, लोकपाल का मतलब होता है लोगों की देखभाल करने वाला। बात समझ में आई? चलिए, तो लोकपाल का मतलब होता है लोगों की देखभाल करने वाला। सवाल नंबर 21 कहता है, पहली राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? बड़ा ही फेमस सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी कमेंट करिएगा और लाइक कर दीजिए क्लास को, जो बच्चा भी जुड़ा है क्लास के साथ। विद्यार्थी सभी क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूले। सभी जगह क्लास को शेयर कर दीजिए। तो पहली राज्यसभा का गठन कब हुआ? 1947, 1952, 1949 या 1950? बताइए जल्दी से, कब हुआ? चलिए, तो 1952 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन 1952। सवाल नंबर 22 आपका कहता है, भारत ने 1961 में किस ऑपरेशन के द्वारा 1961 में गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद कराया था? कितना ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा ऑपरेशन चला था जब भारत की फौज ने, इंडियन आर्मी ने 1961 में गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद कराया? ऑपरेशन आजाद, ऑपरेशन पुर्तगाल, ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन अस्मत? ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सभी विद्यार्थी जल्दी से बताइए, कब पुर्तगालियों के कब्जे से गोवा को आजाद किया गया? तो 1961 याद रखना। और ऑपरेशन का नाम था, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है बच्चे? चलिए, ऑपरेशन विजय। सवाल नंबर 22, भारत और पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम बताना है। पंदोह बांध, सलमा बांध, किशोर बांध या दरुंता बांध? नाम बताइए उस डैम का। जल्दी बताइए उस डैम का नाम क्या है? जल्दी बताइए। तो सलमा बांध इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहां पर याद रखिएगा, मैत्री बांध का नाम क्या है बच्चे? चलिए, अरे ये पाकिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान है। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा ये मैत्री बांध बनाया गया था। हाँ बिल्कुल, ये गलत है, पीडीएफ में मैं इसको ठीक कर दूंगा। ये भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाया गया था मैत्री बांध। और इसका जो नाम है वो याद रखना, सलमा बांध। मैं पीडीएफ में करेक्ट करा के पीडीएफ आपको अभी अवेलेबल करा दूंगा। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है मैत्री बांध, जिसका नाम है सलमा बांध। आइए सवाल नंबर 23 की ओर। एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि, फाइल और फोल्डर होते हैं, आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है?
बताइए, एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहते हैं? टास्क बार, टूल बार, शॉर्टकट या आइकन, क्या कहते हैं बच्चा? जल्दी बताइएगा। एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को आइकन कहते हैं। सभी याद रखिएगा, क्या कहा जाता है बच्चे? इसे आइकन कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन चौथा, आइकन, बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 24, डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी? द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी किसने? भारत सरकार अधिनियम 1919, संविधान सभा ने, निदेशक सिद्धांत ने, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने? किसने पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? तो सभी विद्यार्थी इसको अभी के अभी तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किस पौधे को पक्षाघात और मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा पौधा, इनमें से कौन सा पौधा प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? पक्षाघात के लिए और मानसिक विकारों के लिए। बताइए, कुचला, इसबगोल, रतालू या डिजिटलिस? डिजिटलिस कौन सा पौधा प्रयोग किया जाता है? कौन सा पौधा प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका कुचला। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये उष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। और देखो, ये जो कुचला पेड़ होता है ये जहरीला होता है, लेकिन इसको शोधन विधि द्वारा इसे दवाई का रूप दे दिया जाता है। जैसे आपको पता ही होगा, कोबरा के जहर से कैंसर का इलाज होता है, पता ही है ना आपको, कोबरा के वेनम से, कोबरा के जहर से। तो इसी प्रकार याद रखिएगा, कुचला पेड़ है, एक उष्ण कटिबंधीय वृक्ष है, जहरीला होता है और इसी के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। सवाल नंबर 26 की ओर आइए। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 8 का अंक कुल कितनी बार आता है? सभी बच्चे जल्दी बताइएगा। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 8 का अंक कुल कितनी बार आता है? 10 बार, 20 बार, 21 बार, 11 बार? 8 का अंक कितनी बार आएगा? देखता हूं कितने लोग इसको बता पाते हैं आज। कितने लोगों ने तैयार कर रखा है ऐसा मैटर? देखो, मैं बता देता हूं, कॉपी पे लिख लो। 1 से लेकर 100 तक 0 आती है 11 बार, 1 आता है 21 बार, और बाकी जितने भी अंक है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बाकी सभी अंक 20 बार आते हैं। सभी विद्यार्थी कॉपी पे नोट कर लो। 1 से लेकर 100 तक 0 आती है 11 बार, 1 आता है 21 बार, और बेटा बाकी सभी अंक चाहे उसमें 8 हो, कितनी बार आते हैं? बाकी सभी अंक 20 बार आते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 27, भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की सफाई कराने की परियोजना नमामि गंगे किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए, नमामि गंगे किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत सरकार द्वारा गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे कब शुरू हुई? 2014, 15, 16 या 2017 में? सही सही जवाब अपना जल्दी जल्दी कमेंट करिए। और बच्चों, जिसने अभी तक क्लास को लाइक ना किया हो, क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। कब हुई थी नमामि गंगे की शुरुआत? चलिए, तो याद रखिएगा, सन 2014 में ही इसकी शुरुआत की गई थी। 2014 में। सवाल नंबर 28, भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो होती है, इंडियन पीनल कोड जो होती है, पता होगा ना आपको, जिसमें सारी धाराएं लिखी हुई है, अलग अलग हत्या की, मर्डर की, बलात्कार की, इन सभी की, या लूट की, आईपीसी बोलते हैं ना, भारतीय दंड संहिता।
उसमें ये लिखा हुआ है कि किस काम के लिए कितनी सजा मिलेगी, तो उसको भारतीय दंड संहिता कहते हैं। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड का समुद्र में कितनी दूरी तक क्षेत्र अधिकार है, यानी अगर कोई आदमी कहीं जहाज पर है और भारत की कितने किलोमीटर तक है, तो अगर वो कुछ वहां गलत कार्य करता है तो कितनी दूरी तक, पानी में कितनी दूर तक उस पर आईपीसी लागू होगी। 12 मील, 8 मील, 12 समुद्री मील या 8 समुद्री मील, बताइए कितनी दूर तक उस पर लागू होगी ये आईपीसी समुद्र में। तो याद रखना सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 12 समुद्री मील। क्या है? 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 29 की बात करते हैं। वर्ष 1917 में जो भारतीय महिला संस्था बनी थी, कौन सी? भारतीय महिला संस्था बनी थी, इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? जल्दी बताइए। जो भारतीय महिला संस्था बनी थी, इसकी पहली अध्यक्ष हमें बताइए कौन थी? मैडम ब्लावत्स्की, अरुणा आसफअली, सरोजनी नायडू या एनी बेसेंट, कौन थी इसकी पहली अध्यक्ष? जो 1917 में भारतीय महिला संस्था बनी थी, मैं बता देता हूं, एनी बेसेंट इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी थी। आइए सवाल नंबर 30 की ओर। किम्बरले सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है? जो किम्बरली सोने की खदानें हैं वो किस महाद्वीप में है? 7 महाद्वीप है ना, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, तो कौन से महाद्वीप में है ये किम्बरले सोने की खान? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका? बताइए। किम्बरले सोने की खान किस महाद्वीप में है? जो जानता हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताइएगा। सभी को दीपावली की एडवांस में हार्दिक बधाइयां। चलिए, तो अफ्रीका इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आप सभी जानते होंगे जो किम्बरले सोने की खानें हैं वो आपकी कहां है बच्चे? वो आपकी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सभी लोग याद रखिएगा, किम्बरले सोने की खान आपकी अफ्रीका में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 की ओर। मानव संसाधन विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या सुसंगत नहीं है? मानव संसाधन विकास के लिए क्या मेल नहीं खाता? शिक्षा, स्त्री और बाल विकास, जाति व्यवस्था या युवा कार्य खेलकूद? बताइए, अगर मानव का विकास होना हो तो किसकी जरूरत नहीं है? सीधी सी बात है, जाति व्यवस्था। सी ऑप्शन करेक्ट है, जाति व्यवस्था की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 32। खिलाफत आंदोलन किसके विरोध में किया गया था? खिलाफत आंदोलन किसके विरोध में किया गया था? बताइए जल्दी से। खिलाफत आंदोलन किसके विरोध में किया गया था? ब्रिटिश द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप, रूसी क्रांति, तुर्की के सुल्तान के साथ किए गए अत्याचार के लिए या पठानों का दमन? सही बता दो जल्दी से। खिलाफत आंदोलन किया गया था टर्की के सुल्तान के साथ किए गए अत्याचार के लिए। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तुर्की के सुल्तान के साथ जो अत्याचार किए गए उसके लिए खिलाफत आंदोलन किया गया। योजना आयोग किस वर्ष बना था? योजना आयोग किस वर्ष बना था? 1980, 1970, 1960 या 1950? योजना आयोग किस वर्ष बनाया गया? बताइए जल्दी से। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, कब बना था? तो 1950 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1950 में ये बनाया गया था। आइए सवाल नंबर 34। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का ही प्रभुत्व था?
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। किस वर्ष तक भारत में केवल एक ही पार्टी थी? 1962, 1967, 1971 या 1977? बताइए कब तक भारत में एक ही पार्टी का प्रभुत्व था? पार्टी तो थी और भी, लेकिन प्रभुत्व एक का ही था। बताइए। तो 1967, 1967 याद रखिएगा। 1967 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आइए सवाल नंबर 35 की ओर। मेहरौली में संग्रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? जो लौह स्तंभ है बड़ा फेमस, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा, मेहरौली में स्थित है। तो मेहरौली में जो लौह स्तंभ है किसने बनवाया? मौर्य, सामवेद, सातवाहन वंश ने या फिर गुप्त शासकों ने? बताइए। तो बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाता है गुप्त, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, गुप्त में। सवाल नंबर 36। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? यानी अंडमान और निकोबार दो अलग अलग द्वीप है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार आइलैंड ये दो अलग अलग द्वीप है। तो अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? अंडमान समुद्र, बंगाल की खाड़ी, 10 डिग्री यानी 10 डिग्री चैनल या फिर 11 डिग्री चैनल? कौन सा अलग करता है? बताइए अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? तो सभी जानते हैं 10 डिग्री चैनल करता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 10 डिग्री यानी 10 डिग्री चैनल। सवाल नंबर 37। राज्य जो राज्य राजमार्ग होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, उनका अनुरक्षण कौन करता है? राज्य राजमार्ग। बताइए राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण कौन करता है? राज्य राजमार्ग व्यक्तिगत राज्य यानी जिस राज्य में है वही, केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों, या राज्य सरकार द्वारा चुनी गई प्राइवेट पार्टियां? राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे का अनुरक्षण कौन करता है? तो सीधी सी बात है, व्यक्तिगत राज्य। याद रखिएगा, व्यक्तिगत राज्य उसको करता है, जिस राज्य में है वही उसका अनुरक्षण करता है, जो स्टेट हाईवे होता है। आइए सवाल नंबर 38। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा था? बताइए जल्दी। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा था? नाहवा शोवा, कांडला, न्यू मंगलोर या मुंबई? बताइए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला कौन सा बंदरगाह बना था? नाहवा सोवा, कांडला, न्यू मंगलोर या मुंबई? तो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है कांडला। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि कांडला बंदरगाह कहां है। जल्दी बताइए कमेंट करके। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कांडला बना था, ये कहां है? ये आपका कहां है? तो मैं बता देता हूं, गुजरात के कच्छ जिले में है। ये बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कांडला गुजरात में है, कच्छ जिले में। सवाल नंबर 39। लंग फिश किसके बीच का लिंक है? जो लंग फिश होते हैं, लंग फिश यानी जिस मछलियों के फेफड़े, लंग फिश किसके बीच का लिंक है? एम्फीबिया और पक्षियों का, सरीसृप और पक्षियों पक्षियों के बीच का, एमसीबी और सरीसृप, या सरीसृप और स्तनधारी? बताओ लंग फिश किसके बीच का लिंक है? तो याद रखिएगा, लंग फिश किसके बीच का लिंक है? तो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स यानी सरीसृप के बीच का। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एम्फीबिया और
सरीसृप के बीच का लिंक है। इसमें टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है, वो एम्फीबिया लिखा हुआ है, एम्फीबिया और सरीसृप के बीच का ये लिंक है, याद रखिएगा। और बिल्कुल सवाल नंबर 40, त्वचा रोग के उपचार में इस्तेमाल किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी बताइए। त्वचा रोग के उपचार में इस्तेमाल किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो लेड या रेडियो कोबाल्ट? फास्फोरस, आयोडीन, लेड या कोबाल्ट? त्वचा रोग के उपचार में इनमें से कौन सा यूज होता है? तो याद रखिएगा, रेडियो फास्फोरस यूज होता है। ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब इसका ए ऑप्शन है, रेडियो फास्फोरस। ठीक है विद्यार्थियों, आज का टेस्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। सभी को फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में, और सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। आज का टेस्ट कैसा लगा जरूर बताकर जाइएगा। और बच्चों, चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली रात 8:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर जीके का टेस्ट होता है, डेली अपना टेस्ट दिया करो। अब मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।